आप सबका स्वागत है बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये होगा हमारा जीए का जो मैथन सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी न्यूज़ हैं नेशनल ऑफिस के अंदर आते हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आईपीएस पीओ इवन अभी एसबीआई पीओ तो होने वाला है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहले अगर हम न्यूज़ के ऊपर बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट समझाना चाहूँगा किस तरह से सारी न्यूज़ रहेंगे। आपको दिख रहा होगा ये कैबिनेट अप्रूवल लिखा है, उसके नीचे आपको 3 न्यूज़ मिलेंगे एक कैबिनेट अप्रूवल का। उसके नीचे आप बात करें फिर वापस से कैबिनेट अप्रूवल्स हैं, कोई दूसरे मंथ का हो सकता है या कुछ एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा। फिर उसके ऊपर फिर 3 न्यूज़ मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको एक पेज में जो है 3 ऐसे आपको न्यूज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ये अल्टीमेट पीडीएफ के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसके बारे में पीडीएफ के बारे में बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं एक एक न्यूज़ को कवर करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम इसको रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, जितना हो सके उतना हम डिटेल में पीडीएफ रखा गया और उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है। अगर पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम के लिए किस लॉन्च किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था कि इनको जो है लोन प्रोवाइड की जाए लो इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन क्या हुआ, कोविड के बाद भी जो है इसको बार बार एक्सटेंड किया गया है, और अभी के टाइम पे जो डेडलाइन था वो 31 दिसंबर 2024 का था। अभी 31 दिसंबर 2024 से जो है बढ़ा के 31 मार्च 2030 कर दिया गया है डेट को। ठीक है, तो कितना आउटले रखा गया है, इसके साथ ही आपको आउटले भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको मिलेगा 7332 करोड़ रुपये जो है इसमें आउटले रखी गई है। और इसका फुल फॉर्म जो है आपको ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो इसको एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करूँ तो 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया था, जब कोविड चल रहा था उस समय। और इसकी कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है आपको, मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आपको इसकी मिनिस्ट्री मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी स्कीम वाला जो पीडीएफ आता है मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, उसके साथ आपको ये याद रखना है कि जो लोन है वो कौन देने वाला है, लोन देगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, तो मैं आपको ये वाला पॉइंट ऐड करके दे दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, तो कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है वो जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी। और बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ये एक तरह का नोडल अथॉरिटी रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 तरह से जो है लोन दिए जाएंगे। पहला आपको मिलेगा अप टू 15,000 रुपये। तो अप टू 15,000 रुपये जो है जो भी स्ट्रीट वेंडर है वो लोन ले सकते हैं अंडर दिस स्कीम, और आपको मिलेगी, पहले जो लिमिट था वो 10,000 रुपये का था। सेकंड जो लोन मिलेगा आपको वो मिलेगा अप टू 25,000, पहले जो था वो 20,000 की लिमिट थी। और थर्ड जो लोन मिलेगा आपको मिलेगा 50,000 रुपये तक, और इसको अभी भी के टाइम पे अनचेंज रखा गया, पहले 50,000 रुपये ही रखा गया था। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है कि अगर कोई भी स्ट्रीट वेंडर है तो उसको पहले तो जो पहला लोन है वो लेना पड़ता है, वो जब चुका देता है तब जाकर सेकंड लोन के लिए एलिजिबल होता है। उसका जब सेकंड लोन चुका देता है उसका तो थर्ड लोन के लिए एलिजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपको मैंने मोटा मोटा सब कुछ समझा दिया क्या क्या जो है एग्जाम के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें भी दी गई हैं, कुछ बेनिफिट भी दी जाती हैं। अगर पीएम स्वनिधि की स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है एक यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड देने की बात कर रही है गवर्नमेंट। क्या देने की बात कर रही है, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड देने की बात कर रही है। इसके साथ ही कैश इंसेंटिव भी दी जाएंगी, कैशबैक इंसेंटिव भी दी जाएंगी। कितना कैशबैक इंसेंटिव मिलेगा आपको, 1,600 रुपये जो है दिए जाएंगे। ठीक है, तो 1,600 रुपये करके दिए जा सकते हैं जो भी रिटेल या होलसेल है वो, अगर अपने जो भी दुकान है वहाँ पे अगर यूपीआई यूज़ कर रहे होंगे, यूपीआई का कोड यूज़ कर रहे होंगे तो उनको जो है ये कैशबैक के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा, पहले जो था ये छोटे छोटे टाउन्स में नहीं जाता था, ये मतलब जो बड़े सिटीज़ हैं वहीं पे कवर करता था, बट अभी के टाइम पे जो छोटे टाउन्स हैं वहीं पे भी कवर्ड होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जो फुल पीडीएफ है अगर पूरे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया है हमारे पास पीएम किसान का भी 20 इंस्टॉलमेंट रिलीज़ किया गया है। तो 20 इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करें तो इसको अभी के टाइम पे आपको मिलेगा कि वाराणसी में रिलीज़ किया गया। ठीक है, वाराणसी में रिलीज़ किया गया है। टोटल जो अमाउंट है वो आपको मिलेगा कितना, 20,500 करोड़ रुपये आपको मिलने वाला है। कितना है, 20,500 करोड़ रुपये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको याद रखना है
अच्छे से, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं आपको। तो इसको जो है वाराणसी में लॉन्च किया था और इसके बारे में कुछ भूलना नहीं है। और उसके बाद बात कर बेनिफिशियरी कितने जो है इसको सपोर्ट करने वाला है ये, तो ये आपको मिलेगा कि 9.7 करोड़ फार्मर्स को सपोर्ट करने वाला है। और जो भी पैसा है वो डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत ही जो है जो भी पीएम किसान का जो भी पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि HCL ने जो है एक जॉइंट वेंचरी की थी फॉक्सकॉन के साथ, ठीक है। किसके साथ? फॉक्सकॉन के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचरी की गई थी। तो इस जॉइंट वेंचरी के अंतर्गत क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था कि हम जो है उत्तर प्रदेश में जो है सेमीकंडक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो ये कहाँ पे बनने वाला है? उत्तर प्रदेश का एग्जैक्ट लोकेशन बात करें, जेवर एयरपोर्ट है नोएडा में, वहाँ पे जो है ये बनने वाला है। इसके अंतर्गत जो HCL ग्रुप है जो इंडिया बेस्ड नोएडा में बेस्ड है, वो पार्टनर की है फॉक्सकॉन के साथ। फॉक्सकॉन के बारे में बात करें तो ताइवान बेस्ड कंपनी है जो मोस्टली एप्पल का जो मोबाइल है वो भी असेंबल करती है, और बड़े बड़े जो पार्ट्स रहते हैं वो भी जो है यही डिलीवर करने का काम करती है। एग्जाम के लिए पॉइंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये इंडिया का यूपी का पहला चीफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इंडिया का पहला नहीं, यूपी का पहला चीफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये चीज़ याद रखते हुए चलना। कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि 3,706 करोड़ रुपये जो है एज ए इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें से आपको 1500 करोड़ रुपये जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंतर्गत दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अगर बात करें टोटल 6 सेमीकंडक्टर यूनिट जो है अब तक सेलेक्ट किए गए हैं इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, और उसमें से एक तो आपको तीन गुजरात में मिलेंगे, चार गुजरात में मिलेंगे, एक जो है आसाम में मिलेगा और एक आपको यूपी में मिलेगा। टोटल 6 जो है ऐसे जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सब डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने ऑलरेडी मंथली में डिस्कस किया और ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है पूरा का पूरा वीडियो, तो हम इसको थोड़ा फास्ट वे में पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ITI का जो है अपग्रेडेशन हो, उसके बाद IIT का एक्सपेंशन हो, उसका जो कोल पॉलिसी है उसमें कुछ रिवाइज की गई है। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें जो हैं एक ही बार में अप्रूव किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर या यूनियन कैबिनेट के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहली चीज़ कि एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बनाने की बात की गई है, जो कि 5 लोकेशन में रहेगा। आपको याद रखना है भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना। उसके साथ ही जो ITI है उसको भी एक्सपेंड करने की बात की गई है। ITI का मतलब क्या हुआ? ITI का मतलब आपको पता होगा जो 10th पास करके जाते हैं वो जो है ITI में बाद में फिर वो ITI करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये ITI अपग्रेडेशन के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अपग्रेडेशन के लिए जो है ये 60,000 करोड़ रुपये जो है आउटले रखने की बात की गई है, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है आपको CSS की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो CSS का मतलब क्या हुआ? CSS का मतलब हो गया कि ये एक तरह का सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है जिसके अंतर्गत ADB और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर जो है पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको DBT मिलने वाली है, ठीक है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DGT मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नए IIT जो है एक्सपेंड किए गए हैं। पहला तो आपको तिरुपति मिलेगा, फिर भिलाई जम्मू, उसका धरवाद। तो ये जो है 5 आपको लोकेशन मिलेंगे, जिसके अंतर्गत 11,828 करोड़ रुपये देने की बात की गई है बाय द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। और ये जो दिया जाएगा 2025 से लेकर 2029 तक जो है ये पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिवाइज शक्ति पॉलिसी कोल एलोकेशन की एक स्कीम है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी फुल फॉर्म स्कीम फॉर हैनरिजिंग एंड अलोकेटिंग ट्रांसपेरेंटी इन इंडिया। ये आपको याद रखना है एग्जैक्ट फुल फॉर्म, ठीक है। और ये क्या करने वाला है? जो भी कोल एलोकेशन है उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम करेगा पावर सेक्टर में। जो भी कोल जो ट्रांसफ़र होता है पावर सेक्टर में उसको जो है ट्रांसपेरेंट जो है होना चाहिए, उसके लिए जो है ये जो है पॉलिसी बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमनाइजेशन एंड फॉरेन बिल 2025। ये जो बिल लॉन्च किया गया है ये टोटल 4 जो पुराने बिल्स थे इसको
रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो टोटल 4 पुराने लॉज थे, जैसे कि पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेन एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000। तो ये सारे के सारे को जो है ये फॉरेन जो एक्ट है ये रिप्लेस करने वाला, जो इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल लेके आया जा रहा है, ये भी बिल लाके जो है इसके ऊपर जो लॉ बनी है ये जो है टोटल 4 जो पुराने जो लॉज थे उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर इसको और डिटेल में पढ़े तो आपको मिलेगा कि कुछ पॉइंट जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंतर्गत, कोई फॉरेनर अगर इंडिया के अंतर्गत एंट्री लेता है तो उसको जो है बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इवन अगर वो कहीं मूवमेंट भी कर रहा है, उनके मूवमेंट में भी रिस्ट्रिक्शन रहेंगी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो उनको जो है गवर्नमेंट को बता के जो है यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। अगर नाम चेंज कर रहे होंगे तो वो सब भी जो है उनको बताना पड़ेगा। और इनकी जो एंट्री जो भी वैलिड रहेंगी, मोस्टली जो NRI रहते हैं या NRO की मैं बात कर रहा हूँ, NRI या तो जो ओवरसीज कार्ड जो होल्ड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो जो है टोटल 5 साल तक जो है इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है अगर कुछ इनवैलिड एंट्री करने की कोशिश की गई हो तो। ठीक है, इसके साथ ही जो है इनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़े तो इसके बारे में जो है मार्च 11 2025 में बताया गया था, और उसके बाद जो है इसको राज्यसभा में 2 अप्रैल में पास किया गया था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट का जो है इसमें अप्रूवल भी मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ एक तरह का ये वापस एक स्कीम ही मिलेगा, एक सब स्कीम है जो कि कैबिनेट ने 1600 करोड़ रुपये जो है अप्रूव किया गया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। ये एक तरह का स्कीम है जो कि एक तरह सब स्कीम है जो कि स्कीम के अंतर्गत आती है। अम्ब्रेला स्कीम मतलब क्या, एक बड़ा स्कीम मान सकते हो, उसके अंदर सब स्कीम्स रहते हैं, तो एक तरह का सब स्कीम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, और ये आता है अंडर द प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो टोटल बजट रखी गई है वो 1600 करोड़ रुपये रखी गई है 2025-26 के लिए। अभी के टाइम पे टोटल 78 पायलट सिटीज़ में जो है इसको चलाया जाएगा। मोस्टली काम क्या होने वाला है कि मॉडर्नाइज करने का इरिगेशन नेटवर्क को, इसके स्काडा यूज़ किया जाएगा, उसके बाद IoT यूज़ किया जाएगा, इंटरनेट काइंड ऑफ थिंग यूज़ किया जाएगा फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा आपको, नेशनल खेलो पॉलिसी 2025 रिलीज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि 5 पिलर्स हैं। ठीक है, इसको खेलो भारत नीति भी बोला जा रहा है। तो इसके अंदर 5 पिलर है, एक एक करके आपको ये 5 पिलर जो है याद रखना है। ये मैंने सिर्फ आपको ऊपर से देकर रखा हुआ है, लेकिन बात करें इसके बारे में डिटेल में एक एक जो है चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी PDF में पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़े तो इसमें आपको पहला पिलर मिलेगा एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, तो ये आपको पहला पिलर जो है याद रखना है। दूसरा पिलर मिलेगा स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एज अ पीपल मूवमेंट और इंटीग्रेशन विद एजुकेशन। तो ये 5 पिलर जो है आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है इसमें से नहीं है। ठीक है, कौन सा पिलर यहाँ से नहीं है, ये एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये 5 के 5 जो है पिलर आपको याद रखते हुए चलना है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है इसको भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया गया था। टोटल बजट के बारे में बात करें तो इसके लिए जो बजट रखी गई है वो रखी गई है 99,446 करोड़ रुपये रखी गई है। ठीक है, और टाइप के बारे में बात करें, स्कीम का टाइप क्या है, 2 साल का टोटल प्लान होने वाला है। ये अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 2027 तक ये जो है चलने वाला है। तो इसको जो है टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपको मिलेगा पार्ट ए, दूसरा मिलेगा पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, जो भी पहले टाइम एम्प्लॉय रहेगा उनको 15,000 रुपये तक दिए जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हो और अगर आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, ठीक है, और अगर आपने जो है जो एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत आप अगर लेना चाह रहे हो तो आपको जो है 15,000 रुपये करके दिए जा सकते हैं। और ये 15,000 रुपये भी जो है 2 पार्ट में दिए जाएंगे। पहले महीने 6 महीने में एक जो है इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, दूसरे 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। टोटल जो है 2 इंस्टॉलमेंट में ये टोटल पैसा देने का काम रहने वाला है। दूसरा आपको मिलेगा इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉयर क्रिएटिंग जॉब।
जो भी एम्प्लॉयर क्रिएट कर रहे होंगे जॉब 2 से लेके 5 एम तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ लिमिट रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ लिमिट है, आपको वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि जो भी एम्प्लॉयर रहेगा वो अगर नया जॉब क्रिएट करता है तो उस केस में उसको जो है कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह से, ठीक है। तो ये पर मंथ के हिसाब से जो है इनको जो है पैसे दिए जाएंगे। और ये टोटल जो है कितने साल का चलने वाला है, 2 साल का प्लान है, याद रखते हुए चलना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडिफाई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का मॉडिफाइड सबवेंशन स्कीम है। आपको पता हो केसीसी के अंदर, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ये दी जाती है, जिसमें बैंक जो है सब्सिडी रेट में किसानों को जो है लोन देती है, और वो जो सब्सिडी रेट में जो भी लोन देती है उसका भरपाई गवर्नमेंट करता है, ठीक है। जो भी परसेंटेज जो रह जाता है उसका भरपाई जो है गवर्नमेंट करता है। तो अभी जो MSII है जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर चल रहा है उसको जो है एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए गए, बस कंटिन्यू किया गया है जैसे पहले था। और टोटल लोन लिमिट के बारे में बात करें तो KCC के अंतर्गत MISS के अंतर्गत पहले जो था वो 2 लाख, पहले जो था वो जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी था इसको ऐड नहीं किया गया था, पर अभी के टाइम पे 2 लाख रुपए इनको भी दिए जाते हैं, और नॉर्मल जो फार्मर्स रहते हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में बात करें तो ये जो है मोस्टली फिशरी सेक्टर के लिए लॉन्च किया जाता है, जिसमें फिशरी को ग्रो करने की बात करती है। इसके लिए कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है वो आपको मिलेगा 6520 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने की बात की गई है बाय दी गवर्नमेंट। कितना, 6520 करोड़ रुपए जो है अप्रूव किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15 के अंतर्गत, 15 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लायक कुछ है भी नहीं कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा डीप में पढ़ के कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है कैबिनेट ने अप्रूव किया है 200 करोड़ रुपए का ग्रांट NCDC आई थिंक हमें फुल फॉर्म नहीं देकर रखा हुआ है, हम देख लेते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये कमिटी, सॉरी, तो ये जो है एक तरह का क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसमें जो भी पैसा वो सेंटर देने वाली है। टोटल बजट एलोकेशन जो है 2000 करोड़ रुपए का रखा गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। टोटल ये 4 साल लंबा जो है आपको मिलेगा स्कीम, और इसको जो 2000 करोड़ रुपए हैं इसको 4 साल में 500 करोड़ रुपए जो है हर एक साल में दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 500 करोड़ रुपए, दूसरे साल में 500 करोड़ रुपए, ऐसे करके दिए जाएंगे स्कीम को चलाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, जो कि मोस्टली टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। वो भी IIT NIT सारे के सारे कॉलेजेस मिलने वाले हैं। इसके लिए जो बजट एलोकेशन रखी गई है वो 4200 करोड़ रुपये रखी गई है, जिसमें से 2100 करोड़ रुपये जो है वो देने वाली है वर्ल्ड बैंक। तो जो आपको 4200 करोड़ रुपये दिख रहा है उसमें 50% जो है वर्ल्ड बैंक देने का काम करेंगी। और इसके बारे में बात करें तो ये भी टोटल 4 साल के लिए चलने वाला है ये स्कीम भी, ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूवल बढ़े तो नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा आपको LPG गैस सब्सिडी, जो प्रधानमंत्री उजाला योजना के अंतर्गत दिया जाता है, उसको भी जो है एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आउटले रखी गई है 12,000 करोड़ रुपये। ये आपको जो आउटले जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको जो है मिनिस्टर जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिलेगी। और अभी इसको जो है फाइनेंशियल 2025-26 के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री उजाला योजना के बारे में बताया होगा आपको, सब्सिडी रेट में जो है LPG मिलती है। अगर नॉर्मल रेट अगर 800-900 रुपये चल रहा होगा तो सब्सिडी रेट में जो है 300 रुपये में जो है LPG मिल जाती है, सिलेंडर जो है मिल जाता है। तो अफोर्डेबल जो है सिलेंडर देने का काम करता है लो इनकम हाउस होल्ड को। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है 30,000 करोड़ रुपये जो है कंपनसेशन देने की बात की गई है ऑयल जो कंपनीज हैं इनको, ठीक है। जितने भी ऑयल की कंपनीज हैं इनको जो है 30,000 करोड़ रुपये देने की बात की गई है, और ये टोटल 3 आपको मिलेंगी, सबको 10,000 रुपये ईच दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे, आपको पता होगा कि LPG का रेट अगर आप थोड़ा ध्यान देते होंगे घर के जो आपके पैसे के ऊपर, तो आपको पता होगा कि LPG का रेट जो था बीच में 1000 रुपये हो गया था, उसको गिरा के जो है 800 रुपये कर दिया गया था, ठीक है। 200 रुपये गिरा के जो है 800 रुपये कर दिया गया था, कारण इलेक्शन था, ठीक है। तो ये 200 रुपये जो है ये भरने के लिए गवर्नमेंट को
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को तो 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो है अभी 30,000 करोड़ रुपये जो है एज अ कंपनसेशन देने की बात की गई है 3 कंपनीज को, ठीक है। इंडियन ऑयल आपको याद रखना है, भारत पेट्रोलियम, उसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये 3 को जो है 10-10 हज़ार रुपये जो है दिए जाएंगे, पूरे पैसे एक बार में दिए जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इनका बर्डन कम करने के लिए ये चीज़ की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 4 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ पे है, गुजरात में 4 मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में 1 हो गया और असम में 1 हो गया ना। तो उसमें से ही आपको ये मिलेगा कि 4 सेमीकंडक्टर न्यू यूनिट्स खोले गए हैं, जिसका आपको मिलेगा 4,600 करोड़ रुपये जो है इसके लिए आउटले रखी गई है, ठीक है। कितना रखा गया? 4,600 करोड़ रुपये एज अ आउटले रखी गई है। तो इसमें जो आपको मिलेगा कि ये एक तरह का क्या होने वाला है, फुल स्टैक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम होने वाला है, जहाँ पे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये 4 जो आपको मैं बता रहा हूँ, इनके नाम याद रखोगे तब भी ठीक है, लेकिन पूछने के चांसेस बहुत कम है। एक तो आपको मिलेगा 3D ग्लास सॉल्यूशन, दूसरा आपको मिलेगा SIC सिम प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उड़ीसा बेस्ड है, ये भी उड़ीसा बेस्ड है। तो ये 2 जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो ये जो है आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट के बारे में बात करें तो यूनियन कैबिनेट एक अप्रूवल रह गया, सॉरी यहाँ पे एक अप्रूवल था। तो PM स्वनिधि तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आई थिंक ये रिपीट हो गया PM स्वनिधि, तो ये PM स्वनिधि तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम के बारे में, तो इसको भी अप्रूव किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो इसको किया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत। टोटल आउटले जो रखी गई वो 1500 करोड़ रुपये रखी गई है 6 साल के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2031 तक ये जो रखी गई है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होने वाला है कि ये जो है एज अ डोमेस्टिक रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ की गई है, और इसके साथ जो क्रिटिकल मिनरल है उसको भी बचाने के लिए की गई है। अब डोमेस्टिक रिसाइकलिंग कैसे की जाएंगी? डोमेस्टिक रिसाइकलिंग करने के लिए जो भी कंपनी रिसाइकिल करती है उनको कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जाएंगी, ठीक है। तो सब्सिडी किस तरह से दी जाएंगी? जो भी बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, जो इस्टेब्लिश करना चाहती है कंपनी, वो ओपेक्स सब्सिडी के अंतर्गत आएंगी। जो भी क्या करना चाहती है, जो कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है वो ओपेक्स के अंतर्गत आएगी, उनको 40% जो है सेकेंड ईयर से जो है ऐसे सब्सिडी रेट पे मिलेगा। और उसके बाद बात करें दूसरा जो कंपनी आपको मिलेगा CAPEX सब्सिडी, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, कैपेक्स सब्सिडी। तो ये जो है 20% दिया जाएगा मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है। एक मिनट, मेरे यहाँ से एक मिस्टेक हुई, ठीक है। ये ओपेक्स सब्सिडी है, ये सेल्स के बेस पे दिया जाएगा, ना कि कंपनी स्टैब्लिश करने के बेस पे। तो जितना सेल होगा, ठीक है, एक टारगेट मान लेते हैं, कोई एक टारगेट इन्होंने रखा होगा, तो वो टारगेट के हिसाब से अगर उन्होंने सेल किया तो उनको जो 40% जो है सब्सिडी के तौर पे दी जाएंगी, और सेकंड ईयर से, और फिर फिफ्थ ईयर में जो है 60% तक दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एक अपर लिमिट भी रखी गई है। एक तो ये वाला जो लिमिट है ये इंडिविजुअल कंपनीज के लिए है, उसके बाद जो है एक अपर लिमिट भी रखी गई है। सीलिंग फॉर लार्जर यूनिट के लिए जो है 50 करोड़ रुपये रखा गया है, और स्मॉलर यूनिट के लिए जो है 25 करोड़ रुपये रखा गया है। अगर कोई पर्सन सेल के बारे में बात करें तो सेल मैक्सिमम जो है 10 करोड़ रुपये तक जो है रखा गया है, उसके अंदर सब्सिडी दी जाएंगी, और स्मॉल यूनिट में जो है 5 करोड़ रुपये तक दी जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है न्यू रूल रेगुलेशन फॉर लद्दाख। ये जो है एक तरह का न्यू डोमिसाइल रूल है, जो कि 15 साल रिक्वायर्ड रहेंगे अगर आपको लद्दाख का सिटीजन बनना है तो, ठीक है। तो इसमें कुछ नए रूल्स लाए गए हैं, जो कि बताया गया। पहली चीज़ तो कोई भी बच्चा अगर 7 साल तक लद्दाख में पढ़ा है, उसके साथ 11-12 भी पढ़ा है, तो वो एलिजिबल है। और अगर कोई आउटसाइडर है जो पोस्ट 2019, मतलब आफ्टर जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से पहले, अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जब अलग अलग हो गया था उससे पहले से रह रहा है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। वो एलिजिबल होगा 2034 से। इसके साथ ही बोला गया कि 85% जो भी जॉब्स हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स, वो लोकल्स के लिए अवेलेबल रहेंगी। बाकी 15% जो है बाकी जो स्टेट्स के लोग रहेंगे लद्दाख में, उनके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके साथ लद्दाख में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूती और
अर्गी। तो ये टोटल 5 तरह के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किए गए हैं। इसके साथ ही बोला गया कि 1/3 जो भी सीट हैं वो वुमेंस के लिए रहेंगी जो हिल काउंसिल है वहाँ पे। तो जितने भी आपको हिल स्टेशन दिखती है वहाँ पे एक अलग अलग हिल काउंसिल रहती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात करें तो ये आपको जो है इंडियन पॉलिटिक्स अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा बुक तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली एक तरह से गवर्नमेंट की ही बॉडी है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, एक तरह का स्टेट काउंसिल में जो भी वुमेन है उनको 1/3 सीट देने की बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कैबिनेट कमेटी के ऊपर। तो कैबिनेट कमेटी के ऊपर एक हमने शायद से मिस कर दिया क्या ऊपर, हाँ जी हमने एक मिस कर दिया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी जो है पॉलिटिकल अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया है कि सेंसस जो है वो अपकमिंग जो भी सेंसस है वो कास्ट बेस्ड होना चाहिए। अब एक कास्ट बेस्ड होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ST SC कैटेगरी वाले जो लोग हैं इनका भी अलग से सेंसस होना चाहिए, कितने हमारे इंडिया में ST SC वाले लोग हैं, ठीक है। तो एक कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि अभी जो अपकमिंग जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। और मोस्टली क्या रहने वाला है, मोस्टली आपको मिलेगा कि एक दो चीज़ और याद रखनी कि ये जो भी सेंसस होने वाला है, एक तो ये सेंसस जो भी होने वाला है ये जो है इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगी, अगर आपका कभी जनगणना हुआ होगा तो आपने देखा होगा पेपर लेके आते हैं, मतलब क्या हुआ इसका, पेपर लेके आते हैं मतलब क्या, आपके पास एक पेज लेके आते हैं जहाँ पे वो नाम लिखते हैं। लेकिन अभी जो अपकमिंग जो जनगणना होने वाली है वहाँ पे जो है टैब यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे टैब यूज़ किया जाएगा, ना कि जो है ना कि आपको मिलेगा कि पेपर यूज़ किया जाएगा। तो ये पहला डिजिटल आपको सेंसस से मिलने वाला है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल याद रखना 246 के अंतर्गत जो भी सेंसस है वो आता है यूनियन सब्जेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और एक कॉन्करेंट। तो ये जो है आर्टिकल 246 के अंतर्गत सेंसस जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। उसके साथ बात करें कि कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है शुगर केन FRP मतलब फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे कि फार्मर्स को दिया जाता है, वैसे ही मान सकते हो कि शुगर केन जो भी फार्मर्स रहेंगे उनको एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए ये प्राइस देखी जाती है, जो कि 15 रुपये से बढ़ाया जा रहा है पर क्विंटल। पहले जो था वो 340 रुपये था, अभी के टाइम पे पर क्विंटल जो है वो बढ़ाया गया है 355 रुपये करके, ठीक है। ये मई का न्यूज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्रधानमंत्री धनिया कृषि योजना। इसके बारे में बात करें तो इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था, यूनियन कैबिनेट मान सकते हो। और इसके बारे में बात करें तो इसके लिए 24,000 करोड़ रुपये जो आउटले रखी गई थी फॉर दी 6 ईयर। और इसमें बोला जा रहा है कि टोटल 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट थोड़ा पानी भी लगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 100 जो है ऐसे एग्री डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। ये गवर्नमेंट का पूरा प्लान है इसके अंदर। मोस्टली फोकस यही है कि जितने भी हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है कवर किया जाए, एग्री डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए कि हर एक जगह पे एक ना कोई एग्री डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे 100 ऐसे एग्री डिस्ट्रिक्ट बनाने वाला है, हर एक स्टेट का एक तो रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम और भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है कैबिनेट कमेटी के बारे में बात करें तो इन्होंने अप्रूव किया है 2157 करोड़ रुपए का एक रोड प्रोजेक्ट, जो कि तमिलनाडु में होने वाला है, जो कि 46 किलोमीटर लंबा एक रोड प्रोजेक्ट है, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने अप्रूव किया है, ठीक है। तो इसके जो बजट आउटले रखे गए वो इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन में जो है 1118 करोड़ रुपये जो है लगने वाले हैं, बाकी जो है लैंड एक्विजिशन के लिए जो है 442 करोड़ रुपये लगेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है पैडी के ऊपर MSP रखी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुगर केन के ऊपर जो है MSP रखी गई है, वैसे आपको पैडी के ऊपर भी एक न्यूज़ आया था जून का, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसको अप्रूव किया गया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसके अंतर्गत मिलेगा कि जो भी पैडी है उसके लिए 69 रुपीज़ करके पर क्विंटल बढ़ाया गया था। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और बाजरा में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो बाजरे में सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलता है फार्मर्स को, ये भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में मिलेगा कि प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है 4 मेंबर्स को राज्यसभा में,
ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है टोटल 12 लोग को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें से 4 लोग को जो है नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। पहला पर्सन आपको मिलेगा उज्ज्वल निकम, उज्ज्वल निकम जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। उसके साथ आपको बाकी भी नाम याद रखते हुए चलना, ठीक है। जैसे मनीषा जैन, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है आपको। और ये हर्षवर्धन का नाम आपको याद रखना है, ये 2% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी दोनों से, ठीक है। इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़े तो प्रेसिडेंसी रूल जो है मणिपुर में एक्सटेंड कर दिया गया है फरवरी 2026 से। प्रेसिडेंसी रूल मणिपुर में लाने का कारण यही है कि आपको पता हो कि मणिपुर जो है वो जल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इनके जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, 2 ट्राइब्स के बीच में जो झगड़ा है जो कि अब तक खत्म नहीं हो पाया। इसकी वजह से जो सीएम थे मणिपुर के, उन्होंने फरवरी 2025 में अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। तब से जो है प्रेसिडेंसी रूल जो है वहाँ पे लगा हुआ था। प्रेसिडेंसी रूल के बारे में बात करें तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 6 महीने के लिए ही लग सकता है, और 6 महीने के बाद वापस से उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो जैसे 6 महीने हुए जुलाई में, सॉरी, ऐसे तो अगस्त में ख़त्म होने वाला था, लेकिन जुलाई में ही जो है इसको वापस से एक्सटेंड कर दिया है फरवरी 2026 तक। ऐसे करते करते टोटल 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट में बढ़े तो प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन वेलफेयर के लिए। तो इसमें आपको एक पोर्टल मिलेगा, उसके बाद 5 घर मिलेंगे। तो ये 5 घर के नाम आपको याद रखते हुए चलना है। बाकी एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है इनकम टैक्स 2025 का, जो कि पुराना जो इनकम टैक्स था उसको रिप्लेस करेगा। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस जो पहले जो था वो बहुत मोटा बुक था, समझ सकते हो, पहले जो था वो बहुत मोटा बुक था, अब उसको छोटा बुक कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि सेक्शंस कम कर दिए गए हैं, चैप्टर कम कर दिया, वर्ड काउंट कम कर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में नोटिफाई किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। प्रेसिडेंट ने जैसे ही अप्रूव किया वैसे ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नेक्स्ट डे ही इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, ठीक है, नोटिफाई कर दिया था सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का न्यूज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है 130 अमेंडमेंट बिल 2025 के हिसाब से ऑटोमेटिक रिमूवल की बात की गई है। जो भी पीएम हो या तो सीएम हो, वो अगर डिटेन रहते हैं, तो डिटेन रहते हैं मतलब क्या, वो अगर जेल के लिए अगर जाते हैं, या तो उनके ऊपर कोई केस हो जो कि खतरनाक केस है, मतलब क्रिमिनल केस है, तो उस केस में उनको जो है सीधे सीधे डिटेन किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही वो अगर 30 दिन तक अगर नहीं आए उधर मिनिस्ट्री में, तब भी जो है इनको डिटेन किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली यही चीज़ है कि यहाँ पे क्रिमिनल, अगर उन्होंने सीरियस क्रिमिनल को किया हो, केस हो उनके ऊपर, तो उनको रिमूव किया जाएगा। पहले क्या था कि पहले जो था वो डिटेन किया जाता था, बट अभी के टाइम पे सीधे से रिमूव किया जाएगा आफ्टर दिस बिल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अर्लियर क्या था कि कन्वेक्शन होता था, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन होती थी। अगर अभी के टाइम पे 30 दिन तक अगर डिटेंशन रहा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे वो मिनिस्टर, और उसके बाद वो वापस से अपॉइंट भी हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी भी रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टाइट कर दिया है रूल फॉर इंडियन जो ओवरसीज सिटीजन जो रहते हैं, जो कार्ड होल्डर रहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं कोई जगह पे, जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी खरीद सकते, लेकिन इनके पास वोट देने की राइट्स नहीं रहती। तो यहाँ पे कुछ रूल चेंज किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये किया गया है अंडर द सिटीजन एक्ट 1955 के अंतर्गत, सिटीजन रूल 2009 के अंतर्गत सेक्शन 7D के अंतर्गत ये चीज़ें की गई है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस की गई है, अगर कोई भी पर्सन 2 साल तक अगर सेंटेंस रहता है, मतलब जेल में रहता है, तो उस केस में उसको जो है उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है OCI का वो कैंसिल हो जाएगा। उसके साथ ही अगर चार्जशीट में अगर उसका नाम रहता है 7 साल तक, तब भी जो है उसका नाम जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है कि वापस से इनको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर इनका कैंसिलेशन हो गया। तो ये एप्लीकेबल दोनों के लिए है, वो इंडिया में रह रहा हो तब भी, या तो वो अब्रॉड में ऑफेंस किया हो तब भी, ठीक है। दोनों का दोनों जो है केसेस में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का लाया गया है, जिसके अंदर आपको मिलेगा कि एक थीम आपको याद रखनी है, सहकार से समृद्धि। ये थीम आपको याद रखनी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो 2 लाख जो है किए जाएंगे 2026 तक, और 2034 तक जो है ट्रिपल किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है, ठीक है।
तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना और याद रखते हुए चलना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी होम अफेयर्स की तरफ से मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको मिलेगा कि इंडियन लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत जो भारतीय भाषा अनुभव है, ये एक तरह का स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। इसको डेवलप किया गया बाय सीडेट। टोटल बजट जो है इसमें 56 करोड़ रुपये रखी गई है, ठीक है। तो ये बजट जो है आपको याद रखते हुए चलना है। बाकी इसके अंदर का टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मिलेगा कि इन्होंने पहला डिजिटल सेंसस लॉन्च किया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी 2027 में डिजिटल सेंसस होने वाला है। तो ये वही न्यूज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ नई मिलेगी। जैसे कि पहला जो है आपको कास्ट बेस्ड जो सेंसस मिलेगा वो मिला था 1931 में, उसके बाद अब जाके होगा 2027 में, और ये जो है पूरा डिजिटली रहने वाला है। इसमें 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो हाउस लिस्टिंग की जाएंगी, कितने घर हैं वो देखी जाएंगी, उसके बाद पॉपुलेशन भी देखा जाएगा। ये जो भी चीज़ें हैं वो कंडक्ट करने का काम होगा रजिस्ट्री जनरल एंड सेंसस कमिश्नर का, ठीक है। और अगर बात करें तो 1 मार्च 2027 जो है मोस्टली सबका डेट रखा गया है, डेडलाइन रखा गया है सेंसस करने का। और स्नो बेस्ड स्टेट्स के लिए जो है 1 अक्टूबर 2026 तक रखने के लिए बोला गया। मतलब 1 मार्च 2026 से पहले जो भी जन्म हुए होंगे तो उनका जो है सेंसस में नाम रखने के लिए बोला गया है। बाकी स्नो वाले एरिया में जैसे लद्दाख हो गया तो वहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 जो है रखने के लिए बोला गया एज अ डेडलाइन। इतना बड़ा गैप क्यों? क्योंकि पिछले बार बात करें तो 2011 में हुआ था सेंसस, उसके बाद कोविड आ गया, 2021 में हो नहीं पाया, और अब जाके 2027 में होगा, कुछ 16 साल के बाद। मतलब मान सकते हो कि अच्छा एक डिकेड के बाद ये जो है सेंसस, ऐसे तो 1 डिकेड के बाद ही होता है, लेकिन 16 साल के बाद जो है ये सेंसस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो अमित शाह ने एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है छत्तीसगढ़ में। उसके साथ आपको मिलेगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी ओपन किया गया है। इनका जो बजट है वो याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 145 करोड़ रुपये लगने वाले हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा आपको मिलेगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए जो है 123 करोड़ रुपये जो है लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के न्यूज़ है वापस से कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है 0 FIR लॉन्च किया है। 0 FIR के बारे में बात करें तो ये एक तरह का डिजिटल FIR है जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा अभी के टाइम पे। तो दिल्ली में आपके ऊपर कोई भी अगर क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आप दिल्ली में जो है इसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद दिल्ली में रिपोर्ट करने के बाद आपका जो भी इशू है, मतलब क्या है, देखो यार, ये जो साइबर क्राइम आपके साथ कुछ भी हुआ तो वो रिपोर्ट कहाँ पे होगा, आप डिजिटली करोगे, वो रिपोर्ट जो जाएगा वो दिल्ली में जाएगा। उसके बाद दिल्ली से जो है वो रिपोर्ट जाएगा आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ रखी गई है, जो भी साइबर क्राइम है वो अगर 10 लाख के ऊपर हो तभी जो है ये एप्लीकेबल है 0 FIR वाला, ठीक है। तो 0 FIR तभी एप्लीकेबल है। इसके लिए आपको ये जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, या तो जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका जो भी विक्टिम है, जब ऑनलाइन चीज़ें भेज दी गई है तो उसका जो भी विक्टिम है उनको 3 दिन के अंदर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुँचेंगे तो वो केस वहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। नहीं चलता, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोडोफा के बारे में बात करें तो ये आसाम से आते हैं। तो इनके ऊपर एक स्टैचू बनाई गई है और इनके ऊपर एक नाम भी रखा गया है। बोडोफा इतना फेमस क्यों है? क्योंकि बोडोफा जो है वो आते हैं, उन्होंने जो है जो बोडो पीपल्स हैं, आपको पता होगा आसाम के ट्राइब्स है बोडो पीपल्स, एक मेजोरिटी ट्राइब्स हैं, और ये इन्होंने जो है बोडो पीपल्स और उनके साथ जो ट्राइबल राइट्स हैं उसके लिए फाइट किया गया था, तो ये इसके लिए जो है जाने जाते हैं। तो इनके ऊपर एक स्टैचू बनाई गई है साउथ दिल्ली में। कहाँ? साउथ दिल्ली में आपको मिलेगा ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे बनाई गई है। आपको ये मेट्रो स्टेशन का नाम याद रखना है, ठीक है। कैलाश मेट्रो स्टेशन का नाम आपको याद रखते हुए चलना है। टोटल 9 फीट लंबा ये जो है आपको मिलने वाला है स्टैचू। और इसके साथ जो रोड का नाम चेंज कर दिया गया, लाला लाजपत राय रोड से जो है इनके नाम पर नाम रख दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हाई लेवल कमेटी ऑन नेशनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ये एक तरह की कमेटी बनाई गई है, किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही बनाई गई है। और इसके अंदर आपको कुछ मेंबर्स मिलेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह जी है वो चेयरमैन रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभाल रहे हैं, ये जो है इसके मेंबर हैं। फिर निर्मला सीतारमण भी मेंबर है। सुमन बेरी का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, यहाँ से कुछ पूछा सकता कर जाएगा। तो ये वाइस प्रेसिडेंट नीति आयोग के, तो ये भी मेंबर है। टोटल 4 मेंबर हैं जो कि हाई लेवल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब डिजास्टर अगर हो रहा होगा तो उसके ऊपर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके ऊपर प्लान बनाने का काम
इनका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 2 और न्यूज़ है। यहाँ पे आपको कुछ खाली खाली दिख रहा होगा, यहाँ पे खाली रखने का कारण यही है कि यहाँ पे सितंबर का न्यूज़ ऐड होना बाकी है। ठीक है, तो जो PDF है ये सितंबर 2nd वीक तक अपडेटेड है रहेगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गैप दिख रहे होंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, और अगर गैप नहीं भी दिख रहे होंगे और ज़्यादा न्यूज़ होगा तो ये एक्स्ट्रा और ऐड होगा। ठीक है, तो ये PDF और अपडेट होना बाकी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है अप्रैल से लेके सितंबर 2nd वीक तक जो है इस PDF से कवर कर लो। बाकी जो रिमेनिंग जो बाकी है वो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो आपकी मर्जी है। उसके साथ जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनके बारे में बात करूँ, अगर बैंक साथी से पढ़ रहे हो तो आपका जो 3rd वीक जो मैपिंग मैगजीन है और 4th वीक मैपिंग मैगजीन है वो पढ़ लेना काफ़ी है। बाकी रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमित शाह ने कॉल किया है स्ट्रॉन्गर कोऑपरेटिव मूवमेंट। स्ट्रॉन्गर कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है अमित शाह ने कॉल किया गया है, वही जो मैं आपको बताया था प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टोटल बोला जा रहा है कि 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे डिजिटलाइज करने के लिए। ठीक है, जितने भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए 2500 करोड़ रुपये खर्चे किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपर्पज़ PACS बनाया जाएगा। मतलब क्या हो इसका कि ये PACS जो है मोस्टली फार्मर्स को लोन देने के लिए हेल्प करती थी, लेकिन अब जो डेयरी फार्मर्स हो गया, फिशरी कॉर्पोरेट जो क्रेडिट कॉर्पोरेट्स हैं, इनको भी जो है पैसे देने में हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपको पता होगा CAA के बारे में। ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, CAA, तो इसके अंदर का सिटीजनशिप देने की बात करती है गवर्नमेंट टोटल 3 कंट्रीज़ को। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है वो अगर इंडिया में आके बसे हो तो उनको जो है सिटीजनशिप दी जाएंगी। पहले जो डेडलाइन था वो 2014 का रखा गया था, 31 दिसंबर 2014 का, अब उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नया कट ऑफ डेट रखा गया है जिसके अंतर्गत जो है CA के अंतर्गत जो है इनको इंडिया का जो है सिटीजनशिप दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ पढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ पढ़े तो निर्मला सीतारमण जी ने एक कॉर्पोरेट भवन जो है कोलकाता में लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा एक PM इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत एक फैसिलिटी बनाया गया जो कि 7th फ्लोर में रहने वाला है। तो ये 7th फ्लोर में रहेगा और टोटल जो है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो 7th फ्लोर बिल्डिंग है, इसको बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये लगे थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस इतना ही पढ़ लोगे तो काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट चलता है निर्मला सीतारमण जी ने एक टूल किट लॉन्च किया और एक FAQ लॉन्च किया, तो कुछ काम करनी, इसको छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नीति आयोग ने जो है एक स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया है, और नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ने मिलकर किया है। ये किस तरह से पोर्टल होने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि स्टेट वाइज जो डेटा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर गुजरात से हो, UP से हो, तो आपको स्टेट का जो भी डेटा है वो आपको एक ईजीएस्ट फॉर्म में मिलेगा समझने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से बनाने के लिए ये दोनों मिलके चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने जो है अखिल भारतीय शिक्षा संगम 2025 जो है लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत मिलेगा आपको बजट 400+ करोड़ रुपये, और मोस्टली ये जो है अखिल भारतीय शिक्षा समगम, एक मिनट देना ठीक है मेरे को, मैं इसका मैं न्यूज़ बोल रहा हूँ क्या था, एक मिनट देना। अखिल भारतीय शिक्षा के बारे में बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। अच्छा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। मोस्टली काम था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसका कंपटीशन में ये जो है इवेंट बनाया गया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें की गई हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि KVS जो है टोटल 22 नए KV खुलने वाले हैं। उसके साथ तारा ऐप भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तारा ऐप क्या रहता है? तारा ऐप जो है एक तरह से बच्चों को फ्लुएंसी लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए लॉन्च किया गया था, और करियर एडवाइस भी लॉन्च किया गया था जो कि बच्चों को करियर का एडवाइस देने का काम करने वाला है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आई थिंक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, और यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन देना है, जब बजट देना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दे कर रखी है। तारा ऐप इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ये दोनों भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे कि अगर VIB के बारे में बात करें तो ये एक तरह का AI टूल है। ठीक है, और फिर भाषा सागर के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत आपको कोई भी लैंग्वेज अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है हायर एजुकेशन वाला, वो यहाँ पे आके सीख सकते थे। तो कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
ये यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, ठीक है। नहीं चलते, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया अंडर द पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव के अंतर्गत। टोटल जो है बजट रखी गई है वो रखी गई है 10,900 करोड़ रुपये, और टोटल 10,900 करोड़ रुपये रखे गए बजट, और स्पेशल जो ट्रक है उसके लिए 500 करोड़ रुपये रखी गई है, ठीक है। तो पहले क्या रहता था कि पहले जो फेम, इससे पहले आता था फेम 1 सब्सिडी, फेम 2 सब्सिडी, ठीक है, और अब जो चल रहा है वो पीएम ई ड्राइव सब्सिडी चल रहा है। जो फेम 1, फेम 2 या पीएम ई ड्राइव के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहले 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कार्स रहती है उनको ही जो है सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब जो है ट्रक को भी सब्सिडी दी जाएंगी आफ्टर दिस, ठीक है। ये जो है जुलाई का न्यूज़ है, इसके बाद जो है ट्रक को भी सब्सिडी दी जाएंगी। उसके साथ पीएम ई ड्राइव को बारे में बात करें तो इसको एक्सटेंड किया गया है। पहले जो डेट रखा गया था वो 31 अक्टूबर 2024 रखा गया था, अब उसको बढ़ा के 31 मार्च 2026 कर दिया गया है, और अभी इसको एक्सटेंड और फर्दर किया गया है 31 मार्च 2028 तक, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा न्यूज़ बताया यहीं पे जो है वापस से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ें ध्यान देना कि यहाँ पे आपको ई ट्रक मिलने वाली है, ई बसेस मिलेंगी और ई एम्बुलेंस भी मिलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जिसके एक ही मिनिस्टर है। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक तरह का स्कीम लॉन्च किया गया है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी बनाने का काम करेंगी एमएसएमई को, जहाँ पे इनको ऑडिट से लेके फाइनेंस से लेके एडटेक से लेके सब कुछ सब जो है इसी स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा। और ये टोटल 3 साल लंबा स्कीम होने वाला है, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2027-28 फाइनेंशियल ईयर तक चलने वाली है। टोटल बजट जो है इसमें 1000 करोड़ रुपये रखा गया है, और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 1000 करोड़ रुपये के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 1000 करोड़ रुपये में आपको मिलेगा कि 875 करोड़ रुपये जो है एज अ इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएंगी। अब इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया केसीसी में क्या रहता है कि आपको जो है कम इंटरेस्ट में जो है लोन मिलता है। तो उसी हिसाब से मान सकते हो कि जो भी एमएसएमई रहेंगे उनको 5% कम में जो है लोन मिलेगा। जो स्मॉल और माइक्रो है, एमएसएमई नहीं, जो स्मॉल और माइक्रो जो एंटरप्राइज रहते हैं उनको जो है 5% में लोन मिलेगा। और अगर मीडियम के बारे में बात करें तो मीडियम को जो है 3% में सबवेंशन दी जाएंगी। तो ये सबवेंशन देने के लिए गवर्नमेंट ने 875 करोड़ रुपये देने की बात की गई है। बाकी जो रिमेनिंग रह गया उसमें 50 करोड़ रुपये जो है वो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी में यूज़ करने वाली है, और 75 करोड़ रुपये जो है वो लगाई जाएंगी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के ऊपर और टैक्स सिलेक्शन मॉनिटरिंग ये सब के लिए, ठीक है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला पॉइंट मिलने वाला है कि इंटरेस्ट सबवेंशन क्या देने वाली है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मैं इसलिए जो है आपको यहाँ पे वही प्रोवाइड करके रखा हूँ। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गाइडलाइन फॉर प्राइवेट जो रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहती है, अब इनको भी अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अलाउ कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या था कि पहले तो ये समझ लेते हैं REIA होती क्या है, ठीक है। तो एक तरह की मान सकते हो कंपनी है। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट के पास टोटल 4 कंपनीज हैं जो कि एज अ REIA की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये 4 कंपनीज हैं जो कि IEAI की तरह काम कर रही है। तो कौन कौन सी 4 कंपनी आपको, ये पहले तो मिलेगी NTPC, दूसरी मिलेगी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड जो कि दिल्ली बेस है, तीसरी आपको मिलेगी सतलुज, चौथी मिलेगी नेशनल हाइड्रोजन पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो टोटल 4 कंपनीज हैं जो कि PSU है जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत है। इनका काम रहता है कि टेंडर देने का गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को टेंडर जो है प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट उसके बदले जो है इनको पैसा देती है। ये फिर जो भी सोलर जो भी कंपनीज हैं उनसे टेंडर मांगती है कि आप जो है जो भी प्रोजेक्ट है वो बनाओगे, उसके बाद आप कितना करके जो भी चार्ज देने वाले इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सब के ऊपर वापस से टेंडर निकालती है। फिर इनको जो भी फंड है गवर्नमेंट से जो भी फंड मिला है वो फंड जो है इनको लाके देने का काम होता है, ठीक है। तो मान सकते हो कि एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और फिर जो सोलर कंपनीज हैं उनको बीच में, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर वाले जो कंपनीज थे वही एप्लीकेबल थे, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वही एलिजिबल थे। अभी के टाइम में जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी एलिजिबल इसके अंतर्गत है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो जो भी कंपनी है उनको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद उनका नेटवर्थ मिनिमम जो है 500 करोड़ रुपये होना चाहिए, तभी जो है ये एलिजिबल है। इनको जो भी लाइसेंस दिया जाएगा वो वैलिड रहेगा 5 साल के लिए, ठीक है। तो 5 साल के लिए इनका जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनको देंगी लाइसेंस कि आप कर सकते हो, आपको अलाउ है एज अ रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे, तो वो जो है एप्लीकेबल रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, इन्होंने एक पैनल बनाया है कि जो कोचिंग डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो उसके लिए। टोटल 11 मेंबर की पैनल है। इसको चेयर करेंगे विनीत जोशी जी। और मोस्टली फोकस है कि जो जेई नीट यूपीएससी की जो कोचिंग रहती है वो जो फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है, फ्रॉड एड जो है करती है, उसके साथ डमी स्कूल्स जो है बना के रखी होती है, या कोचिंग में कुछ भी रेगुलेशन नहीं होता ऐड के ऊपर। एक बच्चा जो एक कोचिंग में पढ़ रहा है उधर भी उसका फोटो लगा रहता है, दूसरे कोचिंग में भी फोटो रहता है, तीसरे कोचिंग में फोटो रहता है। तो ये सारा जो गाइडलाइन है इसके ऊपर, ये सारा जो कोचिंग का जो ऐड है इसके ऊपर कुछ गाइडलाइन रखी नहीं गई है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक गाइडलाइन रखने के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए ये आपको मिलेगा, ये कमेटी मिलेगा। इसको लीड कौन कर रहे हैं? विनीत जोशी जी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सीबीएसई ने बोला कि हम जो भी 10th क्लास का बोर्ड है उसको 2 बार कंडक्ट करवाएंगे साल में, ठीक है, सिर्फ 10th क्लास का, ठीक है, 12th का नहीं है। तो 2 बार जो है कंडक्ट कराया जाएगा और ये 2026-27 एकेडमिक सीजन से होगा। पहला तो मैंडेटरी रहेगा, पहला एग्जाम जो है वो देना, वो मिड फरवरी के आसपास होगा। दूसरा एग्जाम जो है वो जो है ऑप्शनल है, वो उन बच्चों को देना है जो कि मान लेते कम मार्क्स आ गए या फेल हो गए हैं उनके लिए, ठीक है। और वो जो है मई में मिलने वाला है, ठीक है। तो जो पहले में अप्लाई किए होंगे, पहले में अपीयर होंगे, वो एलिजिबल है। और इसमें कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि रीअपियर जो है 3 कोर सब्जेक्ट्स तक की हो सकता है। कोर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, और उसके बाद लैंग्वेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट है जहाँ पे पेपर दिया जा सकता है। और दोनों जो फर्स्ट एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम होगा, उसमें जो बेस्ट कोर होगा वो लिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है सीबीएसई का, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिवाइज कर दिया पीएम पोषण मटेरियल कॉस्ट। तो पीएम पोषण मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो पीएम पोषण अभियान के बारे में आपको पता होगा, जहाँ पे खाना देने की बात करते हैं और फ्री का खाना देने की बात करते हैं बच्चों को। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें की गई है, जैसे कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो 9.5% तक बढ़ाया गया है, मतलब जो भी खाना वाना जो देना रहता है उसको। और इसके बारे में जो है डेटा इन्फ्लेशन के बेस पे जो है निकाला गया है लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा। और इसके लिए जो बजट रखी गई है वो 12,500 करोड़ रुपये रखी गई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में बात करें तो ये एक पिलर देख सकते हो। इस पिलर में पहला तो आपको मिलेगा आरपीएल। आरपीएल का मतलब क्या हुआ? रीजनल प्रोसेस लैब। यहाँ पे आपको मिलेगा एसएमएल। एसएमएल का मतलब क्या हुआ? स्टेट मास्टर ट्रेनर। स्टेट मास्टर ट्रेनर यहाँ पे मैं अच्छे से बना देता हूँ। एसएमएल रहेगा स्टेट मास्टर ट्रेनर। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा कि इसके जो नीचे हैं, नीचे कौन है? एसपीएल है। यहाँ पे देखो एसपीएल है। एसपीएल का मतलब क्या हुआ? स्टेट प्रोसेस लैब। तो जो स्टेट प्रोसेस लैब के जो लोग रहेंगे, ठीक है, उनको जो है सिखाने का काम रहेगा जो स्टेट मास्टर लैब का। उसके बाद जो स्टेट प्रोसेस लैब है ये सिखाएंगे डीएमटी को। डीएमटी का मतलब क्या हुआ? डीएमटी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर। तो डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर को सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि जो ट्राइबल वर्कर्स हैं उनका कैसे काम करना चाहिए, उनका जो वर्क कल्चर है उसको जो सपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस अभी के टाइम पे टोटल 4 लोकेशन में इसको चलाया जाएगा। पहला तो आपको मिलेगा बेंगलुरु, दूसरा भोपाल, तीसरा देहरादून, चौथा भुवनेश्वर। पायलट बेस पे गवर्नमेंट का प्लान है कि 20 लाख ट्राइबल वर्कर्स को अंतर्गत लाया जाएगा और 30 स्टेट जो है यूटी को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। अभी तो थोड़ा कम है लेकिन बाद में जो है गवर्नमेंट का ये प्लान है। नेक्स्ट चलता है, नेशनल वाइड ट्राइबल वेलफेयर ड्राइव भी चलाया जा रहा है, जो कि एक साइड से डोर स्टेप डिलीवरी देने का काम करेगा जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको, ठीक है। तो डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएंगी और डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएंगी। इसका मतलब क्या हो कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज रहती है वो ट्राइबल लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, कारण क्योंकि वो विलेज में रहते हैं। और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि इसके अंतर्गत जो नेशनल ट्राइबल वेलफेयर ड्राइव है इसके अंतर्गत कैंप बनाया जाएगा और उस कैंप में जो है गवर्नमेंट के सर्वेंट रहेंगे, उनको आधार कार्ड जो भी खोलना रहेगा या जो भी गवर्नमेंट की सर्विस रहती है नॉर्मली वो सारी चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इसको लीड करेंगे खुद पीएम मोदी। और ये हाई लेवल कमेटी आपको मिलेगा पटेल कमेटी, बिरला मुंडा कमेटी और वाजपेयी कमेटी, क्योंकि इनका जब एनिवर्सरी था तभी जो है इस 3 कमेटी को लॉन्च किया
गया था। ठीक है, इसके मेंबर्स भी थोड़े बहुत आप याद रख सकते हो। 124 मेंबर्स आपको मिलेंगे पटेल कमेटी में, वाजपेयी कमेटी में 124 और बिरला मुंडा कमेटी में जो है 118। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिजोरम में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिक्लेयर किया है एक विलेज है एज अ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट के तौर पे। ये जो है सेकंड ऐसा कोई साइट है, इससे पहले मिजोरम में ये कुछ साइट था तो इसको ऑलरेडी रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से, जिसके अंतर्गत मिलेगा आई थिंक ये थोड़ा जो मैंने आपको न्यूज़ पढ़ाया ना ऊपर, उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जो रीजनल प्रोसेस लैब है उस जो ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ा ना हमने, तो उसके अंतर्गत कितना बजट रखा गया है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये बाद में न्यूज़ आया था तो इसलिए आपको यहाँ पे बाद में मिल रहा है। तो इसके अंतर्गत टोटल 3,200 करोड़ रुपये देने की बात की गई थी। अगस्त का न्यूज़ था और वो शायद जुलाई का न्यूज़ था ना, तो इसलिए आपको डिफरेंशिएट दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इसमें जो बेनिफिशियरी है 35 लाख जो है फार्मर्स मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो है डिसबर्समेंट जो हुई है वो मध्य प्रदेश की तरफ से हुई, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़ और बाकी सारे स्टेट्स बाद में। ठीक है, तो एक मिनट, मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आई थिंक ये टाइटल गलत है। ठीक है, मुझे लग रहा है ये कोई और न्यूज़ है जिसके अंतर्गत डिसबर्स किया गया है, ये कोई स्कीम है। ठीक है, जो भी है मैं आपको PDF में अपलोड करके दे दूँगा। ठीक है, या तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कुछ कंटेंट क्रिएटर के द्वारा, मैं आपको ठीक करके दे दूँगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 7 नए प्रोडक्ट ऐड किया गया है ई-नाम के लिए। मैं वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट मेरे को दे दोगे क्या? मैं टाइटल देख लेता हूँ क्या है इसका टाइटल। मिला तो मिला, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं अपने को ज़्यादा। इसका टाइटल क्या है? अच्छा, इसका टाइटल है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इन्होंने अनाउंस किया था 3,200 करोड़ रुपये डिजिटल इंश्योरेंस पे आउट के लिए। अच्छा ठीक है, डिजिटल मतलब आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत इंश्योरेंस दी जाती है, तो ये इंश्योरेंस के अंतर्गत जो है डिजिटली कितना पेमेंट किया गया है वो न्यूज़ है ये। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बोला गया टोटल 3,200 करोड़ रुपये अब तक डिस्बर्स किया गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। इसमें सबसे ज़्यादा जो है पैसा मध्य प्रदेश ने, फिर राजस्थान ने, फिर छत्तीसगढ़ ने जो है भेजा गया है। ठीक है, तो ये जो है पूरा न्यूज़ है, ये हेडलाइन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड वेलफेयर ने 7 नए प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं 7 कौन से ऐड किए गए अभी के टाइम पे इंटेलिजेंस बन जाता है। इसका जो टोटल जो है नंबर याद रखना आपको। ठीक है, अगर इसका तो याद रख लेना ये 7 तरह के हैं, इसका नंबर जो है 238 जो आपका एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का अभियान है जिसके अंतर्गत जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर एंड फिशरी है उसको जो है मॉडर्नाइज करने की बात करता है। ठीक है, तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज करने की बात करता है। टोटल 1.5 करोड़ जो है फार्मर्स को जो है कनेक्ट करेगा ये प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट न्यूज़ भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से मिलेंगी, जिसमें आपको मिलेगा कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम इंडिया का पहला एग्रीकल्चर हैकाथॉन पुणे में बनाया जा रहा है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखी गई है 300 करोड़ रुपये और ये टोटल 3 महाराष्ट्र के फैसिलिटीज़ के लिए रखी गई है, पुणे, नागपुर और सोलापुर के लिए। ग्लोबल पार्टनरशिप आपको इजराइल मिलेगी और दूसरा आपको नेदरलैंड मिलेगा। ठीक है, इजराइल और नेदरलैंड ग्लोबल पार्टनर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के बारे में बात करें तो ये एक तरह का सेंटर होने वाला जो कि प्रमोट करेगा केमिकल फ्री सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग को। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर हो या फार्मर हो वो अगर नेचुरल फार्मिंग का जो भी कंपोनेंट रहता है वो अगर अपनाना चाहे एज अ बिजनेस के तौर पे तो वो अपना सकता है। ठीक है, BRC के अंतर्गत मतलब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले तो इनको जो है नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस सर होने पड़ेंगे और अगर नहीं होंगे तो कोई ना कोई हर एक स्टेट के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से जो है एक एक बनाया जाएगा ऐसा BRC। और BRC को सपोर्ट करने के लिए 1 लाख रुपये जो है पर यूनिट के तौर पे दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, बस इतना ही था, इसमें कुछ इतना हैवी नहीं पढ़ने लायक, थोड़ा पुराना भी न्यूज़ है मे का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का न्यूज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो संचार मित्र स्कीम 2025 का लॉन्च किया गया है, जो कि एक तरह का डिजिटल एम्बेसडर फॉर टेलीकॉम
अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। अब ये संचार मित्र कौन होंगे? ये यूथ होंगे, ठीक है। इसका पहले सेशन गुवाहाटी आसाम में हुआ था। यहाँ पे आपको यूथ मिलने वाले हैं जो कि एज अ डिजिटल एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, टेलीकॉम एम्बेसडर या तो डिजिटल एम्बेसडर की तरह काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। इसके बारे में बताया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडियन पोस्ट ने एक्सेप्ट किया है यूपीआई पेमेंट नेशनल वाइड में। अब तक यूपीआई पेमेंट के बारे में बात करें तो आपको यूपीआई पेमेंट कहीं मिलता था, कहीं नहीं मिलता था, और अब जो है नेशनल वाइड मिलेगा। स्टार्टिंग में इसको मैसूर में चलाया गया था, उसके बाद कर्नाटका में एक और जगह है वहाँ पे चलाया गया था, बागलकोट में। उसके बाद अब इसको जो है नेशनल वाइड चलाया गया है। तो पुराना न्यूज़ है, और पुराना न्यूज़ मैंने हटा दिया गया है। ये जो पायलट टेस्टेड नाम है, ये 2 नाम आपको याद रखना है। और अगस्त 2025 से अब नेशनल वाइड में जो है QR कोड अवेलेबल है, ऐसा कुछ गवर्नमेंट का कहना है। अब ऑन ग्राउंड क्या है वो तो पता नहीं, अभी चलते आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोस्ट ने अनरेवल किया ध्रुवा पॉलिसी। ध्रुवा पॉलिसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है यूनिक वर्चुअल एड्रेस दिए जाएंगे, और हर एक घर को जो है ये यूनिक एड्रेस देने के लिए एक नेशनल डिजिटल एड्रेस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इंडियन पोस्ट का है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा भी किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का न्यूज़ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा कि 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली का जो है बनाया जा रहा है, और इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फिर सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको बनाया गया था, ठीक है। बाकी तो ये हमने पढ़ ही लिया संचार मित्र स्कीम के बारे में, डिजिटल एम्बेसडर के बारे में, और कुछ अवार्ड दिए गए थे, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट चलता है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है, FRI इंडिकेटर, जिसके अंतर्गत जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटे जाएंगे, जैसे कि हाई, वेरी हाई, और फिर मीडियम, 3 कैटेगरी में बांटी जाएंगी, ठीक है। तो ये जो 3 कैटेगरी में बांटी जाएंगी, इसका जो भी इनपुट है वो लिया जाएगा इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सुक्षा प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये 3 प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये डिफरेंट कैटेगरी में बांटी जाएंगी FRI को। उसके बाद जो है बैंक को वो चीज़ बताई जाएंगी। तो बैंक जो है अगर यहाँ से कुछ फ़ोन वोन आता है ऐसे नंबर के थ्रू, तो बैंक जो है उसको डिले कर सकती है, उसको बंद भी कर सकती है, बैन भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो जोन है ईस्टर्न कोस्टल जोन, इन्होंने एक यात्रा ऐप निकाला है जो कि रथ यात्रा के लिए लॉन्च किया गया है। रथ यात्रा पता हुआ उड़ीसा भुवनेश्वर में होता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो जो भी पिलग्राम थे उनको लिए असिस्ट करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है, रथ यात्रा। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है आधार OTP मैंडेट है फॉर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता होगी तत्काल का जैसे टिकट आता है वैसे बिक जाता है, कारण जो एजेंट जो बैठे रहते हैं पीछे उनकी वजह से, ठीक है। जो ब्लैक में रहते हैं जो एजेंट जो है कुछ ना कुछ हैक वैक यूज़ करके जो चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए रोकने के लिए जो है आधार OTP मैंडेटरी कर दिया गया है बाय दी गवर्नमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम होगा RHDC का, और ये ऑनलाइन या तो PRC जो काउंटर रहता है, PRS काउंटर मतलब जो भी आपको पता हो रेलवे काउंटर, वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, और उसके साथ जो CRIS जो है करने वाली है। और इसके अंतर्गत जो भी एजेंट हैं उनको पहले के 30 मिनट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो बुकिंग कर पाएंगे। मतलब AC क्लास के बारे में बात करें तो AC क्लास की तत्काल 10 बजे चालू होती है, तो 10 से लेकर 10:30 बजे तक अलाउड नहीं रहेगा। उसके साथ नॉन AC वाले जो भी रहेंगे उनके लिए है कि 11 से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा, अलाउ नहीं रहेगा जो भी एजेंट है उनको। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है एजेंट के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडियाज़ लार्जेस्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है मनेसर हरियाणा में बनाया गया है, और ये जो है मारुति के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के बारे में बात करें तो ये एक तरह स्पेशल टर्मिनल रहता है जहाँ पे आपको हर एक जगह की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, रोडवे, रेलवे, जो भी एयरवे, जो भी कनेक्टिविटी रहती है वो एक साथ ही मिल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो आपको मिलेगी 800 करोड़ रुपये का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक तो आपको मिलेगा
नेशनल सेल अमीनिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया है। और चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसका याद रखना कौन से जो है हाई स्टेट बर्डन है, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जूविन। जूविन लॉन्च किया गया, जूविन इंपॉर्टेंट, ठीक है। जूविन नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा आपको, कोविन, कोविन सुना होगा आपने, ठीक है। वैसे आपने यूविन भी सुना होगा। तो ये सेम कोविन और यूविन की तरह ही रहने वाला है, जहाँ पे आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया था कोविन और यूविन में, वैसे ये जूविन के अंतर्गत जो भी एंटी रेबिस या तो जो एंटी स्नेक वेनम कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, वो चीज़ यहाँ के अंतर्गत बताई जाएंगी। पायलट बेस पे इसको दिल्ली, मध्य प्रदेश, आसाम, पुडुचेरी, उसके बाद आंध्र प्रदेश में चलाया जाएगा। बाकी बाद में फिर नेशनल वाइड भी चलाया जा सकता है। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है 3 PSU को जो है एज अ मिनीरत्न कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है। एक तो आपको मिलेगा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मेंट व्हीकल निगम लिमिटेड, और फिर इंडिया ओप्टेल लिमिटेड, ठीक है। तो इनका जो लोकेशन है याद रखना और ये नाम याद रखना, बस इतने काफ़ी। ये जून का न्यूज़ है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है इनोग्रेट किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, जो कि लखनऊ में बनाया गया है। टोटल 300 करोड़ रुपये इसमें खर्चे होने वाले हैं, और इसको जो है DRDO जो है इसको सेटअप करने वाला है। ये एक तरह का लैब होने वाला है जिसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके ऊपर टेस्टिंग और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भी बनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिंदूर का थोड़ा मतलब देख लेना क्या रहता है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सिंदूर का क्या मतलब था, बाकी यहाँ से तो कुछ ऐसे कोई चांसेस है नहीं। कौन सी फ्लाइट यूज़ किए गए थे ये भी पूछा जा सकता है, बट बहुत कम चांस है वो भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की तरफ से न्यूज़। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 417 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर उत्तर प्रदेश में, तो 200 एकड़ की ज़मीन में जो है इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और इसको जो है डेवलप करने का काम होगा यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये कंप्लीट हो जाएगा 2028 तक। ये वाला पॉइंट भी थोड़ा याद रखते हुए चलना, क्योंकि कभी डेडलाइन पूछा जाता है तो डेडलाइन भी याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट आ रहा है सेमीकंडक्टर मिशन का एक अपडेट आया है, जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी सेमीकंडक्टर मिशन है इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर डिप्लॉय किया जाएगा 34, और इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगी CDAC पुणे और ISC बेंगलोर, ठीक है। तो इसको जो है टोटल देख सकते हो कि ISC बेंगलोर, IIT, CDAC, Tier 2, Tier 3 यहाँ पे जो है इंस्टॉल किया जाएगा। क्या है, एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सिंपल सा न्यूज़ है, सुपर कंप्यूटर है जिसमें आपको 34 कंप्यूटर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। IIT, ISC बेंगलोर, उसके साथ CDAC, Tier 2, Tier 3 ऐसे कोई जो भी कोई इंस्टीट्यूट्स रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, छोड़ने लायक तो न्यूज़ है वैसे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का न्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बोला है कि एक तो जो भी गाड़ियाँ हैं जो भी 125cc से ज़्यादा की है उनमें जो है ABS लाने के लिए, ABS मतलब क्या, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, ABS लाने के लिए। और उसके साथ जो भी नीचे वाली गाड़ी रहेंगे 125cc या उससे कम वाली, उसमें CBS लाने के लिए बोला गया है। ये एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2026 से। तो 1 जनवरी 2026 से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी वो गाड़ी जो भी रिलीज़ करेंगी वो ऐसी ही रहनी चाहिए एज़ पर दिस गाइडलाइन, ठीक है। और हेमलेट भी बोला गया कि 2 हेमलेट जो है जो भी गाड़ी है उसके साथ जो है 2 हेमलेट भी देना पड़ेगा, वो जैसा बताया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट आ रहा है फास्ट ट्रैक का एक एनुअल पास निकाला गया है कि जो भी प्राइवेट व्हीकल हैं वो ही ले सकते हैं। फास्ट ट्रैक के बारे में पता होगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला इसके बारे में। तो जो भी प्राइवेट व्हीकल है वो 1 साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 3000 रुपये में, या तो 200 ट्रिप्स में, ठीक है। तो ये जो भी अवेलेबल होगा राजमार्ग जो यात्रा ऐप है इसके द्वारा, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उसके द्वारा भी एप्लीकेबल, उसके द्वारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है कैशलेस स्टेटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम का स्कीम। तो ये एक तरह का स्कीम है जो कि रोड जो एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए लॉन्च किया गया है। जो विक्टिम होता है, अगर कोई पर्सन अगर उसको एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए जो है कुछ पैसे देने की बात की है, जैसे 1.5 लाख रुपए देने की बात की गई है जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, पर पर्सन देने की बात की गई है। अगर फैमिली का हो तो ज़्यादा ज़्यादा वो होगा। और दूसरा जो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिलेगा कि 7 दिन के अंदर ही हो जाएगा। मतलब एक तरह क्या रहने वाला है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। कोई पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद
उसका जो भी खर्चा है, हॉस्पिटल खर्चा है 1.5 लाख तक, वो जो है गवर्नमेंट करेगी अंडर द स्कीम, जो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड विक्टिम है, इसके अंतर्गत की जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है 2.3 करोड़ रुपए का स्टार्टअप चैलेंज ऑन रूफटॉप सोलर और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, एक तरह का चैलेंज है, स्टार्टअप्स के लिए चैलेंज है। जो भी सोलर जो इश्यूज़ हैं, जो भी सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर इशू है या रूफटॉप जो सोलर के ऊपर जो इश्यूज़ हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा NSIC के द्वारा। ठीक है, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के द्वारा। NSIC का मैं फुल फॉर्म को ऐड करके दे दूँगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये जो टोटल प्राइस मनी जो है याद रखते हुए चलना है। उसके बाद ये कुछ अप्रैल का अपडेट है, ये डेटा में आता है तो ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसको भी हम स्किप करते हैं, तो पढ़ाने लायक होगा नहीं तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। बात करें PDF की, तो यहीं पे एंड हो गया हमारा पार्ट 1, जिसके अंदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यूज़ थे मेजरली उसको हमने ख़त्म कर लिया, मिनिस्टर के न्यूज़ थे उसको ख़त्म कर लिया। सेकंड पार्ट में हम अदर्स में चलेंगे, अदर्स में जो बाकी सारे मिनिस्टर्स रह गए जिसके 1-2 न्यूज़ मिलेंगे आपको, उसको हम ख़त्म करते हुए चलेंगे। PDF के बारे में बात करें तो PDF आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बैंक के साथ टेलीग्राम ग्रुप में, इवन www.mappingoffice.com पे भी आप चेक कर सकते हो। बात करें वीडियो की, तो वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते हैं सब्सक्राइब चैनल। बाकी हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।